गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हमारे विचारक दार्शनिक महात्मा गांधी जी का अध्ययन कर रहे हैं, उनके विचारों का। तो आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी का आदर्श राज्य अर्थात जिसको हम राम राज्य कहते हैं, उसके संबंध में गांधी जी के क्या प्रमुख विचार हैं, गांधी जी किस प्रकार का अपना राम राज्य स्थापित करना चाहते थे, या फिर अपना जो आदर्श राज्य भी उसको कहा जा सकता है, उसके संबंध में उनके क्या विचार हैं। एक एक करके हम सब बिंदुवार उसका डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। देखिए, गांधी जी के जो राजनीतिक विचार हैं, उन राजनीतिक विचारों में उनका जो आदर्श राज्य है, जिसे प्राय हम उनको राम राज्य के नाम से भी कह सकते हैं। राम राज्य का अर्थ क्या है? रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य अर्थात एक प्रकार का ऐसी आदर्श व्यवस्था जो कभी राजा रामचंद्र जी के शासनकाल में हुआ करता था। ऐसे आदर्श राज्य के स्वरूप को वो लागू करना चाहते थे। एक प्रकार की उपमा दी गई है। ऐसा संभव ही नहीं है कि बिल्कुल जैसा राम के शासनकाल में था ऐसा ऐसा करें। उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के शासनकाल में जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी, उसी प्रकार की शासन व्यवस्था भी हम लागू करने का एक प्रयत्न करें, ताकि उसके जैसा तो नहीं लेकिन करीब करीब उसके समान भी एक प्रकार का ऐसा राज्य स्थापित करें जिसमें सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, उस प्रकार का। तो इसको गांधी जी ने अपने उपमा स्वरूप एक राम राज्य की उपमा दी गई है। इसको आदर्श राज्य के नाम से भी जाना जा सकता है कि गांधी जी इस प्रकार का अपना एक आदर्श राज्य चाहते थे। तो किस प्रकार का था आदर्श राज्य, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसके लक्षण हैं, एक एक करके हम इसको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गांधी जी का जो राम राज्य अर्थात आदर्श जो समाज का जो राज्य है, वो पहला है अहिंसात्मक समाज। अहिंसात्मक समाज। देखिए, गांधी जी के आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व रहेगा। उनका जो आदर्श समाज की जो बात की है, राम राज्य की जो बात की है, उसमें राज्य तो रहेगा, ठीक है। अब राज्य के पास क्या रहेगा? पुलिस, सेना, जेल और न्यायालय। पुलिस, सेना, जेल और न्यायालय जैसी शासन की बाध्यकारी सत्ताएं होगी किसके पास? राज्य के पास, ताकि अराजकता नहीं फैले, कोई किसी के ऊपर शक्ति का प्रयोग न करे। इस वजह से अपनी सुरक्षा के लिए आपने पहले पढ़ा होगा, व्यक्तिवादी या जो कहे गए हैं कि नकारात्मक उदारवादी जो विचारक हैं, वो क्या कहते हैं कि राज्य केवल एक पुलिस स्टेट की भूमिका निभाए, शांति सुरक्षा को बनाए रखने के अलावा राज्य कुछ भी नहीं करे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी एक राज्य को सीमित शक्ति देना चाहते हैं कि पुलिस, सेना, जेल और न्यायालय यही केवल शासन के पास बाध्यकारी सत्ताएं होगी। फिर भी ये अहिंसक समाज है। ये जो समाज है वो कैसा है? अहिंसक है कि इसमें इन सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित और उत्पीड़न करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने के लिए किया जाएगा। कि जो पुलिस, सेना, न्यायालय जैसी, जो जेल जैसी व्यवस्था है राज्य के पास, ये कोई जनता को उत्पीड़न या जनता को परेशान करने के लिए नहीं, आतंकित करने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। कि कोई भी जनता में से, क्योंकि हर जगह ऐसे कुछ तत्व होते हैं, समाज विरोधी कंटक होते हैं, अगर वो इस प्रकार से उनको डर भय मिट जाएगा तो फिर समाज में सबका जीना दूभर हो जाएगा। इसके लिए केवल ये व्यवस्था रखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सब कुछ शक्तियाँ हैं किसके पास है? जनता के पास है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि जो मेरा समाज है वो अहिंसक समाज होगा, हिंसा को बिल्कुल स्थान ही नहीं है, और अहिंसक समाज के रूप में अपना जीवन यापन करते हुए आगे बढ़ाएगा। तो पहले ये उन्होंने विशेषता बताई। दूसरी उन्होंने विशेषता स्पष्ट किया है कि शासन का जो रूप होगा वो लोकतांत्रिक होगा। ध्यान रखना, गांधी जी राजतंत्र में, अधिनायकवाद में, अल्पतंत्र में, तानाशाही में, वर्गतंत्र में और किसी भी प्रकार के शासन में विश्वास नहीं करते हैं। केवल उनका यकीन था लोकतांत्रिक। गांधी जी के आदर्श समाज में शासन का जो रूप है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक होगा, जिसमें जनता ही सर्वोच्च है, संप्रभुता जनता में निहित होगी और सभी शक्तियाँ जनता में ही निहित होगी।
अर्थात जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। जनता सक्रिय रूप से शासन के संचालन में भाग लेगी और शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। ये गांधी जी के प्रमुख विचार थे। बात स्पष्ट हुई कि जनता स्वयं शासन कार्य में इन्वॉल्व होगी। शासन कार्य के लिए कोई उसको प्रतिनिधि भेजने की आवश्यकता नहीं है या किसी प्रतिनिधि की वो आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि स्वयं उसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है। और जो शासन है, शासन व्यवस्था जो में कुछ जो लोग हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। आई बात समझ में? तो व्यक्ति उनके लिए बड़ा है, व्यक्ति सर्वोच्च है और शक्तियाँ व्यक्ति में निहित मानी है गांधी जी ने। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी के आदर्श राज्य में, आदर्श समाज में शासन का जो रूप है वो लोकतांत्रिक है। आपके लिए छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने अपने आदर्श राज्य में किस प्रकार के शासन व्यवस्था का उन्होंने स्वरूप को निर्धारित किया है, तो आप बता सकते हैं लोकतांत्रिक। ठीक है। फिर तीसरी जो उन्होंने विशेषता बताई है वो विकेंद्रित सत्ता। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। केंद्रीकृत में क्या होता है कि सभी शक्तियां किसी एक केंद्र में निहित होती हैं, किसी एक संस्था, एक व्यक्ति या एक समूह में निहित होती है। इसको गांधी जी बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, इसमें विश्वास नहीं करते थे। लेकिन विकेंद्रित सत्ता मतलब सभी शक्तियां अलग अलग जगह बंटी हो, वितरित की हो। ठीक है। तो गांधी जी का पूरा विश्वास था कि सत्ता को ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रित करें। हर व्यक्ति के पास कुछ सत्ता होनी चाहिए, कुछ शक्ति होनी चाहिए, कुछ पावर होना चाहिए। संपूर्ण भारत में प्राचीन ढंग से स्वतंत्र और स्वावलंबी ग्राम समाजों की स्थापना करने में वो विश्वास करते थे कि जो प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में जिस प्रकार से जो शासन व्यवस्था थी, जो स्वतंत्र और स्वावलंबी ग्राम समाज जो व्यवस्था थी, इसके अनुकूल ही वर्तमान में वो शासन व्यवस्था स्थापित करना चाह रहे थे। और उसमें जो प्रमुख आधार था वो था ग्राम पंचायत। तो ये भी चाहते थे कि वर्तमान में जो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति किसके पास होनी चाहिए, ग्राम पंचायत। आप देखेंगे सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वर्तमान दौर में ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऊपर केंद्र, बीच में राज्य, फिर स्थानीय स्तर पर। लेकिन गांधी जी क्या चाहते थे कि सबसे ज़्यादा शक्तियाँ ग्राम पंचायत के पास होनी चाहिए। इसलिए गांधी जी की जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण वो नीचे से ऊपर की ओर फ्लो जाता है। आई बात समझ में कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति ग्राम पंचायत के पास होगी। ग्राम पंचायतों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन ग्राम के ऊपर जो इकाइयाँ हैं जैसे प्रादेशिक सरकार है, राष्ट्रीय सरकार है आदि का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, जिसमें सत्ता का समस्त केंद्र ग्राम पंचायत ही बनेगी। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव ग्राम पंचायत को करवाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर जो जाते हैं प्रादेशिक सरकार या राष्ट्रीय सरकार में, तो वो कहते हैं कि उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होना चाहिए। प्रत्यक्ष तो चुनाव किसका होना चाहिए, ग्राम पंचायत का। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी पूरी तरीके से यहाँ पर ग्राम पंचायत को सशक्त मजबूत बनाए रखना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्रदान करना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो आपको समझना चाहिए कि विकेंद्रित सत्ता में गांधी जी ग्राम पंचायत का जो अपना विश्वास था, और आपको पता होगा कि हमारे देश में इसी गांधी जी के विचार को हमारी सरकार ने प्रथम आम चुनाव के बाद में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करके कुछ उन्होंने सफलता हासिल की। तो आपको पता होगा कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी और उसी की अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 के दिन राजस्थान के नागौर जिले से ये जो अपनी विकेंद्रित सत्ता या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बोलिए या पंचायती राज व्यवस्था बोलिए, इसको लागू किया था। ये गांधी जी का पूरा स्वप्न था। हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ये भी इस संबंध में पूरा उल्लेख था। ये पूरे गांधी के विचार थे, जिसको हमारी सरकार ने, हमारी इस लोकतांत्रिक सरकार ने इसको लागू करने का पूरा काम किया और हम आज उसको विधिवत तरीके से उसमें भागीदारी निभाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम भी हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये था विकेंद्रित सत्ता के संबंध में विचार। अब ये तो केवल विकेंद्रित सत्ता की बात हुई। गांधी जी यहाँ पर केवल सत्ता की विकेंद्रीकरण की बात न करके बल्कि आर्थिक क्षेत्र के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में क्या कहते हैं, अब देखिए, गांधी विशाल और केंद्रीकृत उद्योगों को समाप्त करने के पक्ष में थे। जो बड़े उद्योग थे, विशाल उद्योग, वृहद उद्योग जिनको कहा जाता है, या फिर जो केंद्रीकृत उद्योग थे उनको समाप्त करने के पक्ष में थे। और उनके स्थान पर किस प्रकार के कुटीर उद्योग और छोटे धंधे चले जाएंगे,
ये गांधी जी का विश्वास था। गांधी जी ऐसा यकीन था कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरी लगा के वो कई मजदूरों का काम मशीनें कर लेती हैं। तो मजदूर तो कुछ कमा नहीं सकते, मजदूर तो अपना रोजगार पा नहीं सकते, मजदूरों का जगह किसने लेनी? मशीनों ने। इसलिए बड़े उद्योग लगाने से मजदूरों को रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए मैं बड़े उद्योगों का उन्होंने विरोध किया। उनकी जगह कुटीर उद्योग जो हर घर में, हर परिवार में, हर एक समुदाय में छोटे छोटे काम उद्योग धंधे चलते रहेंगे। इससे हर परिवार में, हर समुदाय में आवक आय आती रहेगी, सबका जीवन स्तर अच्छे ढंग से जीवन यापन हो सकेगा। इसलिए उन्होंने किया कि वृहद उद्योग के स्थान पर कुटीर उद्योग धंधे चलाए जाए और उन मशीनों का तो प्रयोग किया जा सकेगा कि जो व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होती है। अब मशीनों का भी उन्होंने हर जगह विरोध नहीं किया, बड़ी मशीनों का विरोध किया, लेकिन छोटी मशीनों का उन्होंने विरोध नहीं किया है। और उन्होंने भी ये कहा है कि उन मशीनों का उपयोग किया जाएगा जो व्यक्ति के लिए सुविधाजनक होती है, किंतु मशीनों को मानवीय श्रम के शोषण का साधन नहीं बनाया जा सके कि मशीनें काम करें और व्यक्ति का शोषण हो रहा है, व्यक्ति बेरोजगार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हर गाँव अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएँ पैदा करेगा, हर गाँव अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएँ उत्पन्न करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का स्वयं स्वामी होगा। जो उत्पादन कर रहा है उसको स्वामी स्वयं होगा। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और शोषण का धीरे धीरे अंत हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय में पूरी तरह से पूरी विकेंद्रित और वृहद उद्योगों पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की बात करते हैं। कुटीर उद्योग, छोटे लघु उद्योग को बढ़ाने की ओर विश्वास रखते हैं। अगला उनका था नागरिक अधिकारों पर आधारित। अब देखिए, नागरिक अधिकार, गांधी जी का राज्य स्वतंत्रता, समानता और अन्य नागरिकों पर आधारित था। जब हर एक क्षेत्र में इस प्रकार का उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन की और जब उल्लेख करते हैं तो यहाँ पर भी ये समझना स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी स्वतंत्रता, समानता और अन्य जो भी नागरिक अधिकार होते हैं उनको पूरी तरह से अपने राज्य में लागू करना चाहते थे। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने पूरी आज़ादी होगी, समुदाय के निर्माण की उसको स्वतंत्रता होगी। इस समाज के अंदर में जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सभी व्यक्ति समान होंगे, सबको समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी का जो समाज है वो समरसता पर आधारित है। कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया गया। सबको स्वतंत्रता है, सबको समानता है और सबको अन्य जो विशेष जो नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं राज्य के द्वारा, सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाएंगे गांधी जी के आदर्श राज्य में। किसी को संगठन बनाना है, समूह बनाना है, जो भी काम करना है, पूरी आज़ादी होगी उसको। तथा उस समाज के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, वर्ण, कोई किसी भी आधार मानते हुए भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यक्ति उसके लिए बराबर होंगे राज्य में और समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार सबको प्राप्त होंगे। ये गांधी जी की नागरिक अधिकारों संबंध में विचार था। अब निजी संपत्ति के अस्तित्व के बारे में क्या है? देखिए, निजी संपत्ति का अस्तित्व तो रहेगा, किंतु संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थों के लिए नहीं वरन समस्त समाज के कल्याण के लिए करेंगे। ध्यान रखना, आपने मार्क्स पढ़ा है। अब मैं आगे आपको मार्क्स और गांधी की तुलना भी करूंगा, तब उसमें और भी स्पष्ट हो जाएगा। मार्क्स निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहते हैं, गांधी जी निजी संपत्ति के अस्तित्व को स्वीकार तो करते हैं लेकिन सीमित तौर पे करते हैं। निजी संपत्ति का अस्तित्व रहेगा किंतु सीमित तौर पे। और वो कैसे? कि संपत्ति के स्वामी ये न समझे कि इस संपत्ति का मालिक मैं हूँ। क्या कहते हैं गांधी? कि संपत्ति के मालिक या स्वामी ये न समझे कि मेरी है। संपत्ति के स्वामी ये समझे कि मैं केवल इस संपत्ति का रखवाला और ट्रस्टी हूँ, मैं सिर्फ देख रेख कर सकता हूँ। उसी प्रकार से कहते हैं कि संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थों के लिए नहीं, ऐशो आराम के लिए नहीं, अपने ऐश्वर्य जीवन जीने के लिए नहीं उपयोग कर सकते हैं, वरन अपनी जो भी मूलभूत आवश्यकता उनकी पूर्ति करने के बाद में जो शेष संपत्ति है वो समाज के कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। किसके लिए? समाज के संपत्ति के लिए। वे ये समझकर कार्य करेंगे कि उनके पास जो भी संपत्ति है उसका वास्तविक स्वामी कौन है? समाज है, मैं नहीं। और समाज के द्वारा इन्हें इस संपत्ति के संरक्षक और ट्रस्टी नियुक्त किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए जो भी बड़े बड़े संपत्ति के स्वामी हैं
वो ये न समझे कि मेरी ही संपत्ति है, मैं सब कुछ कर सकता नहीं। आप केवल अपने जीवन की आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करते हुए शेष जो भी संपत्ति है आप समाज के कल्याण के लिए खर्च करेंगे। आप अपने निजी जीवन में ऐशो आराम के लिए, स्वार्थ के लिए इस संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकते। इस संपत्ति पर हक किसका है? समाज का। इसलिए आप इस संपत्ति के केवल संरक्षक हो, केवल ट्रस्टी हो, केवल न्यासी हो और कुछ नहीं। समझ गया? ये गांधी जी का अपना एक अनोखा विचार है निजी संपत्ति के संबंध में। अगला है प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य। गांधी जी के आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति श्रम करेगा। इस आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भरण पोषण हेतु श्रम करना अनिवार्य होगा। कोई भी हो, उनको अपने जीवन यापन के लिए श्रम करना अनिवार्य माना जाएगा। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई हड़पने का काम नहीं करेगा। अपने मनुष्य अपने निर्वाह के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वो दूसरे की कमाई को हड़प नहीं सकता। और बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा। जो अपने मानसिक श्रम करते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, ये है, तो ये भी इनके लिए भी कहते हैं कि इनको लिए भी कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि शारीरिक श्रम को वो पूरी तरह से महत्वपूर्ण अपना स्थान देते हैं। अगला है वर्ण व्यवस्था। गांधी जी का आदर्श समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। अब देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्राचीन काल की भांति समाज को 4 वर्णों में विभाजित होगा। गांधी जी के आदर्श राज्य में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण वंश परंपरा के आधार पर कार्य करेगा। जो भी जिस वंश परंपरा के तहत है उसमें अपना जो कार्य है उसको करेगा। किंतु विविध वर्णों या वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होंगे। अपना कार्य करेंगे। गांधी जी ऐसा यकीन था, उनका विश्वास था कि हम सब मानवीय एक दूसरे की जरूरतों, आवश्यकता के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए जो भी हमें जरूरत होती है, एक वर्ग दूसरे वर्ग की सब आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। इसलिए अपन जो भी वंश परंपरा में हम काम करते हैं वो काम करना चाहिए। किंतु सभी वर्गों के साथ, सभी वर्णों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता का अधिकार प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार से भेदभाव या ऊंच नीच की भावना बिल्कुल विद्यमान नहीं होगी। इसको समाप्त किया जाएगा। आई समझ में? इसलिए ध्यान रखना, गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। फिर ये कहते हैं कि अस्पृश्यता का अंत होगा, छुआछूत का बिल्कुल अंत होगा। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक मानते थे और उनके आदर्श समाज में अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है। किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता को स्थान नहीं दिया गया गांधी के आदर्श समाज में। ठीक है। और जो समाज होगा वो कैसा होगा? धर्मनिरपेक्ष समाज होगा। इस समाज में किसी एक विशेष धर्म को आश्रय प्राप्त नहीं होगा। सभी धर्म बराबर होंगे। सबके साथ सम्मान का भाव रखते हुए समान दूरी रखकर ये सब चलेंगे। राज्य के कार्य में धर्म इन्वॉल्व नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्म के अनुयायियों के साथ समान सुविधाएं प्राप्त होगी। आई बात समझ में? इसलिए गांधी जी का आदर्श राज्य एक धर्मनिरपेक्ष समाज है। ठीक है। फिर गांधी ये भी कहते हैं कि मेरे आदर्श समाज में गोवध निषेध होगा। गायों की हत्या नहीं होगी। गायों को पवित्र माना गया है और इस आदर्श समाज में किसी भी प्रकार से मतलब गो हत्या को रोका जाएगा, गोवध का निषेध किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने मद्य निषेध यानी शराब पर रोक, शराब की सेवन और बिक्री पर रोक की बात करते हैं। फिर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है निःशुल्क, उसको बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और अंत में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति प्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्योंकि कोई भी देश अपने आप तक सीमित नहीं होता है, उसको अन्य देशों के साथ संबंध रखने पड़ते हैं। इसलिए अपने देश की सीमाओं से बाहर जो भी देश हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में, वो शांतिपूर्वक और वसुधैव कुटुंबकम की विचार को अपनाते हुए संपूर्ण विश्व एक परिवार की भांति मानते हुए सब देशों के साथ सहयोग, सद्भावनापूर्ण रहते हुए अपने अच्छे संबंध कायम करेगा। अपने किसी भी प्रकार से तनाव, युद्ध, अशांति जैसे मुद्दों की तरफ ध्यान केंद्रित न करके शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में विश्वास करते हुए और शांति सुरक्षा में बढ़ावा देते हुए ये अपने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रहेगा और शांतिपूर्वक कदमों को उठाकर आगे बढ़ेगा। तो ये थे गांधी के आदर्श राज्य
राम राज्य के संबंध में अपने विचार, जिसका हमने डिस्कशन किया।